आज जो हम देश बोलते हैं, क्या ये हमेशा से था? यूरोप में नेशनलिज्म का जम कैसे हुआ? यहीं से हिस्ट्री बदल गई। नेशनलिज्म का मतलब सिर्फ जमीन नहीं होता, बल्कि एक सांझी पहचान, एक भावना। हम सब एक हैं। 1700 के आसपास यूरोप एक देश नहीं था, ये छोटे छोटे राज्यों और साम्राज्यों में बनता हुआ था। यूरोप में शासन लोगों के नाम पर नहीं, बल्कि राजाओं और वंशों के नाम पर चलता था। कई यूरोपियन साम्राज्य मल्टीनेशनल थे, जहां अलग अलग भाषा, जाति और संस्कृति के लोग रहते थे। ऑस्ट्रियन साम्राज्य एक सबसे बड़ा मल्टीनेशनल एम्पायर था, जहां जर्मन्स, हंगेरियंस, स्लाव्स और इटालियंस साथ रहते थे। इतनी विविधता के कारण लोग अपने साम्राज्य से नहीं, बल्कि अपनी भाषा और संस्कृति से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते थे। कि देश की शक्ति राजा के पास नहीं, बल्कि आम लोगों के पास होती है। क्रांति के बाद लोगों को आजादी मिली, बोलने की, लिखने की और अपनी बात रखने की। इक्वालिटी का मतलब था सब लोग कानून के सामने बराबर होंगे। फ्रेटर्निटी का मतलब था कि सब लोग एक दूसरे को भाई बहन की तरह समझें। क्रांति के बाद फ्रांस में नए राष्ट्रीय प्रतीक बनाए गए, जो लोगों को एकता का एहसास दिलाते थे। फ्रांस में एक महिला की मूर्ति बनाई गई, जो राष्ट्र और आजादी का प्रतीक थी। 3 रंगों वाला झंडा राष्ट्र की पहचान बना, जो आजादी, एकता और बराबरी को दिखाता था। फ्रेंच सेना जहां जहां गई, वहां आजादी और राष्ट्रवाद के विचार भी ले गई। नेपोलियन ने नए कानून बनाए, जिससे सब लोगों के लिए एक जैसा न्याय होने लगा। इससे जागीरदारी प्रथा खत्म हुई और किसान और श्रमिक बोझ से आजाद हुए। नेपोलियन ने सदाक, नाप-तोल और मुद्रा को एक जैसा बनाया, जिससे व्यापार आसान हो गया। शुरू में लोग नेपोलियन से खुश थे, लेकिन बाद में उसकी शासन पद्धति से नाराज हो गए। धीरे धीरे नेपोलियन ने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली और लोगों की आजादी कम होने लगी। 1815 में नेपोलियन की हार हुई और यूरोप के राजा वियना में इकट्ठा हुए। इसके बाद यूरोप में कंजर्वेटिज्म आया, जिसका मतलब था पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना। राजाओं ने राष्ट्रवाद को दबाने के लिए अखबार, बोलके और लिखने पर पाबंदी लगा दी। राष्ट्रवाद को जिंदा रखने के लिए कुछ लोगों ने छुपी हुई समितियां बनाई। जुसेप्पे मज्जीनी इटली का एक राष्ट्रवादी नेता था, जो एकीकृत इटली का सपना देखता था। मज्जीनी ने यंग इटली नाम की एक समिति बनाई, जिसका उद्देश्य इटली को एक राष्ट्र बनाना था। यूरोप के राजा मज्जीनी से डरते थे, क्योंकि उसके विचार उनकी शक्ति को चुनौती देते थे। 1830 में यूरोप के कई देशों में क्रांति हुई, जहां लोगों ने राजाओं के खिलाफ आवाज उठाई। इस क्रांति के बाद कुछ देशों में संविधान बने और राजाओं की शक्ति कम हो गई। ग्रीस में राष्ट्रवाद के कारण लोग ऑटोमन शासन से आजादी चाहने लगे। ग्रीक लोग अपनी पुरानी कला, इतिहास और कहानियों पर गर्व करते थे, जिससे राष्ट्रवाद और मजबूत हो गया। आखिरकार 1832 में ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचान मिल गई। रोमांटिसिज्म एक नया विचार था, जिसमें लोग भावना, कला और प्रकृति को महत्व देते थे। इस विचार ने लोगों को अपनी भाषा, लोक कला और परंपरा से जोड़ने में मदद की। भाषा ने लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत बनाया। ग्रिम भाइयों ने लोक कहानियों को इकट्ठा करके जर्मन भाषा और संस्कृति को बचाया। भी कला, संगीत और राष्ट्रीय प्रतीकों ने लोगों के दिलों में एकता और देश प्रेम जगाया।
जर्मनी पहले कई छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसे एक करना आसान नहीं था। प्रशिया सबसे शक्तिशाली राज्य था, इसलिए उसने जर्मनी को एक करने की नेतृत्व की। ओटो वॉन बिस्मार्क प्रशिया का नेता था, जिसने जर्मनी को एक करने की योजना बनाई। बिस्मार्क मानता था कि जर्मनी का एकीकरण शब्दों से नहीं बल्कि शक्ति से होगा। सबसे पहली लड़ाई डेनमार्क के साथ हुई, जिसमें प्रशिया को जीत मिली। दूसरी लड़ाई ऑस्ट्रिया के साथ हुई, जिसमें प्रशिया ने अपनी शक्ति दिखा दी। आखिरी लड़ाई फ्रांस के साथ हुई, जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। 1871 में जर्मनी एक राष्ट्र बना। विल्हेल्म पहला कैसर घोषित हुआ। राष्ट्रवाद से कई नए देश बने, लेकिन यूरोप में तनाव भी बढ़ गया। राष्ट्रवाद ने लोगों को एक पहचान दी और देश बनाने में मदद की। ज्यादा राष्ट्रवाद से देशों के बीच दुश्मनी और संघर्ष बढ़ने लगे। यूरोप में राष्ट्रवाद ने इतिहास बदला और नए राष्ट्रों का जन्म हुआ।